हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और इसी कामना के साथ आइए शुरू करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला, और इस श्रृंखला की आज तीसरी कड़ी होगी। और इस कड़ी में हम जानेंगे भारतीय संविधान के क्रमिक विकास के बारे में, कि भारतीय संविधान जो है उसका क्रमिक विकास किस प्रकार से हुआ है, और वर्तमान में जो हमारा संविधान है उस संविधान का स्वरूप, आकार, प्रकार वो कैसे अभी निर्धारित हुआ है। इसके अभी निर्धारण में निश्चित रूप से ब्रिटिशकालीन बहुत से चार्टर, अधिनियम एवं बहुत सी व्यवस्थाओं, नियमों, उपनियमों का योगदान रहा है, जिसका कि वर्तमान संविधान में समावेश मिलता है। तो वर्तमान संविधान को समझने के लिए हमें पूर्ववर्ती जितने भी ब्रिटिशकालीन एक्ट थे, चार्टर थे, उन सभी का अध्ययन करना होगा, तभी हम अपने संविधान को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए संविधान के क्रमिक विकास को समझने के लिए आज हम भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य उपबंधों को देखते हैं। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 भारत के वर्तमान संविधान का प्रमुख स्रोत 1935 का अधिनियम है। देखिए, आपको ये जानना चाहिए कि 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया था उसकी बहुत सी बातों को हमारे संविधान में अडॉप्ट किया गया है, अपनाया गया है। बहुत से जो प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में हैं 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। देखिए, भारत जो है वो राज्यों का संघ है, और ये जो संघीय शासन प्रणाली है उसमें सभी राज्य जो है वो स्वायत्त होते हैं, उनका भी अपना शासन होता है, लेकिन वो केंद्र सरकार के अधीन जो है रहते हैं, अलग नहीं हो सकते, सेपरेट नहीं हो सकते, और कुछ बाध्यकारी शर्तें भी उन पर होती हैं। तो ये जो राज्य है वो अपने क्षेत्र में रह करके कार्य करता है, संघ जो है अपने क्षेत्र में रह करके कार्य करता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें दोनों जो है सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं, और कोई भी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाता। तो ये संघीय शासन जो प्रणाली है इसकी नींव जो है 1935 के अधिनियम में ही रखी गई थी। संघ की दो इकाइयाँ थीं, ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा देशी रियासतें। देखिए, जब ब्रिटिशकालीन भारत था तो उस समय दो तरह के ये संघ के अंतर्गत इकाइयाँ थी, इसको आप राज्य कह सकते हैं। एक था जिसको ब्रिटिश सत्ता ने ये जीत लिया था और अपना प्रांत घोषित कर रखा था। तो अंग्रेज़ों का जो अपना प्रांत था, और देशी रियासतें, बहुत से यहाँ पर राजघराने थे, राजवाड़े थे, वो भी अपना शासन करते थे। तो ये दो तरह की इकाइयाँ थी, है ना। और ये दोनों इकाइयों को मिलाकर के संघ शासन प्रणाली की जो है नींव रखी गई थी 1935 के अधिनियम में। संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। देखिए, 1935 के अधिनियम में संघीय शासन प्रणाली की बात की गई थी, लेकिन उसमें केवल ब्रिटिश प्रांत ही शामिल हुए, और जो देशी राजघराने थे वो कुछ बातों से सशंकित थे, इसलिए उन्होंने इसमें ब्रिटिशकालीन जो संघ था उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। इसलिए कह सकते हैं कि संघीय व्यवस्था जो है वो अस्तित्व में नहीं आ पाया।
अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। देखिए उस समय का जो वायसराय था वो क्राउन का प्रतिनिधि था, है ना, भारत में। और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के समतुल्य इनको आप मान सकते हैं। तो अवशिष्ट शक्तियां जो है वायसराय को दे दी गई थी। अवशिष्ट शक्ति वैसी शक्तियों को कहते हैं जिसका कि संविधान में या इस अधिनियम में कोई उल्लेख नहीं था। कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जिसका कि कहीं उल्लेख न मिले, तो उसको हम अवशिष्ट सूची कहते हैं, अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। तो आज भी जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं, और उस समय जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो वायसराय को, है ना, दी गई थी। इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। देखिए इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। संविधान में भी जो है केंद्र और राज्य की शक्तियों के बीच विभाजन है। केंद्र के जो विषय होते हैं उसको संघ सूची कहते हैं, वो उसी पर कानून बना सकता है, उसी क्षेत्र में कार्य कर सकता है। और राज्यों की जो शक्ति होती है वो राज्य सूची में सम्मिलित होती है। राज्य सूची में जो विषय होते हैं उसी पर राज्य कार्य कर सकता है, उसी क्षेत्राधिकार में रहता है, उससे बाहर नहीं जाता। तो ये जो है इसी अधिनियम में उसके बीज बो दिए गए थे, भारत शासन अधिनियम में। और ये इसकी झलक जो है हमारे संविधान में भी मिलती है, इसको हमारे संविधान में भी शामिल किया गया है। और राज्यों में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया, है ना, और उसको अब केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। ये द्वैध शासन क्या है, इस संविधान में आप इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। द्वैध शासन में जो है दोनों का शासन, डुअल गवर्नमेंट, है ना। तो इसमें दो तरह के शासन होती है, और इसमें कुछ ब्रिटिश सदस्य होते थे और कुछ भारतीय सदस्य होते थे। भारतीय जो सदस्य होते थे वो चुने जाते थे, है ना, ये इलेक्टर के द्वारा, मतदाताओं के द्वारा। तो दोनों के द्वारा मिलकर के जो शासन होता था, चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा और ब्रिटिश के मनोनीत जो है, ब्रिटिश शासन के मनोनीत सदस्यों के द्वारा, उसी को डायरकी या द्वैध शासन कहा जाता है। इस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। देखिए जैसा कि हमारे संविधान में भी 3 सूची है, तो ये 3 सूची जो है इस अधिनियम में ही था, यहीं से ये तीनों सूची को अडॉप्ट किया गया है। लेकिन संघीय सूची में उस समय जो है 1935 के अधिनियम में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। लेकिन ये संविधान में हमारा ज़्यादा है, जैसे संघ सूची 99 है, राज्य सूची भी उसी तरह से अधिक है। तो ये शक्तियों का जो बंटवारा था ये इसी अधिनियम में उसके बीच बो दिए गए थे। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। देखिए पृथक निर्वाचन प्रणाली जो थी, है ना, ये इसी अधिनियम में था, इसका उल्लेख। हालांकि हमारे संविधान में इस आधार पर जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था नहीं है। हालांकि ये सच है कि कुछ ये समाज के पिछड़े हुए जातियों को आरक्षण दिया गया है, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति। तो इन दोनों को जो है अलग निर्वाचन क्षेत्र होते हैं हमारे यहाँ, जहाँ से कि वही वर्ग के लोग फाइट कर सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था थी पृथक निर्वाचन की, ये इस अधिनियम में भी थी, भारत शासन अधिनियम में। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया। देखिए 1858 ईस्वी में भारत सचिव
और उसके परिषद की स्थापना की गई थी। परिषद उसको सलाह देता था। भारत सचिव जो है भारत मंत्री कह सकते हैं, ये कैबिनेट मंत्री का दर्जा इसे प्राप्त था। ये ब्रिटिश है ना, ये सरकार में है ना, भारत मंत्री या भारत सचिव इसे कहा जाता था, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो इसको समाप्त कर दिया गया 1935 ईस्वी में कि इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि किस अधिनियम के द्वारा, भारत शासन के किस अधिनियम द्वारा भारत सचिव का पद और उसके परिषद को समाप्त कर दिया गया। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। मताधिकार का विस्तार हुआ लगभग 10% जनसंख्या। देखिए उस समय सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो वोट देने का अधिकार जिन लोगों का उस समय मिला हुआ था उसमें 10% का इजाफा किया गया। 10% और जनसंख्या को शामिल कर लिया गया कि आप भी वोट दे सकते हैं। देश की मुद्रा और शाख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस शासन अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। और ध्यान में ये बात रखनी चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है आज भी ज्यों का त्यों अपनी प्रणाली के साथ मौजूद है। और ये 1935 में ही इसकी है ना अधिनियम में इसका प्रोविज़न किया गया था। उसी 1935 में ही स्थापित हुआ था और तब से अब तक ये कार्य कर रहा है। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बर्मा, जिसका म्यांमार नाम है, कि बर्मा को किस शासन अधिनियम के द्वारा अलग कर दिया गया था। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा अलग कर दिया गया था। बर्मा भी पहले भारत का ही अंग था, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है इसको अलग कर दिया गया था। संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय सेवा आयोग तथा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना हुई। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि हर राज्य में जो है लोक सेवा आयोग होता है और पूरे देश स्तर पर एक संघ लोक सेवा आयोग होता है ना। प्रांतीय सेवा आयोग जो है प्रांतों में होता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर के एक संयुक्त लोक सेवा आयोग भी बना लेते हैं। तो ये व्यवस्था जो थी ये हमारे संविधान में भी इसको अडॉप्ट किया गया है और ये 1935 के अधिनियम में भी था। 1935 के अधिनियम से ही इसे हमारे भारतीय संविधान में अडॉप्ट किया गया है। इसके बाद है कि इसके तहत 1937 में संघ न्यायालय की स्थापना हुई। देखिए संघ मतलब पूरे देश स्तर पर एक न्यायालय की स्थापना हुई 1937 में, जिसको हम आज सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। उस समय इसको संघीय न्यायालय कहा जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट की जो अवधारणा है 1935 के अधिनियम से ही ली गई है। उस समय उसका नाम संघीय न्यायालय था, है ना। और आज इसका नाम जो है सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है। तो 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। किस अधिनियम के तहत हुई थी। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुई थी। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से हम पाते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के जो प्रावधान थे वो बहुत से प्रावधान जो है हमारे भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण अधिनियम था जिसने भारतीय संविधान को अपना रूप प्रदान करने में बहुत बड़ा योगदान निभाया था। चलिए अब हम लोग आते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। कल हम लोग 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार देख चुके थे। आज हम लोग 1935 का अधिनियम देख चुके हैं। अब भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए भारत को
आज़ाद कराने के लिए हमेशा जो है यहाँ के लोगों ने प्रतिरोध किया ब्रिटिश शासन का, और प्रतिरोध का जब उच्चतम स्तर पहुँच गया तो आखिरकार अंग्रेज़ों को हार माननी पड़ी और भारत को स्वतंत्र करना पड़ा। तो भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए ब्रिटेन के संसद में एक अधिनियम लाया गया जिसको भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहते हैं। अब ये अधिनियम में क्या था देखें। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इसको प्रस्तुत किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। देखिए, भारत को आज़ाद कराने के लिए जो एक्ट लाया गया था वो 4 जुलाई 1947 को संसद में पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को इसको स्वीकृति मिल गई, ये पारित हो गया वहाँ की संसद में। भारत के जो गवर्नर जनरल थे उस समय के, माउंटबेटन, उन्होंने पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई थी और पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना, है ना, वो पीएम लियाकत अली खान को उन्होंने शपथ दिलाई और इस तरह से हमारा देश जो है वो आज़ाद हो गया और पाकिस्तान भी एक अलग प्रांत बन गया भारत से पृथक होकर के। अब देखिए, पूर्वी बंगाल, पश्चिम पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, असम का सिलहट जिला पाकिस्तान में तथा शेष भाग को भारत में शामिल किया गया। और आपको ये भी जानना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वहाँ के राजा हरि सिंह अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिए थे और उन्होंने कहा कि हम आज़ाद प्रांत के रूप में रहेंगे, आज़ाद देश के रूप में रहेंगे। और पूर्वी बंगाल था, पंजाब के भी 2 भाग थे, पश्चिम और पूर्वी। तो पूर्वी भारत में ही था, पश्चिम है ना, पाकिस्तान में चला गया। सिंध प्रांत चला गया, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत चला गया, असम का सिलहट जिला चला गया, ये सभी जो है पाकिस्तान में चले गए थे। और शेष भाग जो है उसको भारत में ही रखा गया। और आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, वहाँ के राजा ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ पर एक अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था कि जब तक जो है आम चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक देश का शासन जो है सुचारू रूप से चले, इसके लिए एक इंटरिम जो है कैबिनेट, अंतरिम मंत्रिमंडल की स्थापना की गई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो सी राजगोपालाचारी थे, जो उस समय के गवर्नर जनरल थे। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और प्रथम जो है भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया था इस मंत्रिमंडल में, ये प्रधानमंत्री थे और विदेश मंत्रालय भी इन्हीं के पास था। सरदार पटेल जो थे वो गृह मंत्री थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो विधि मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर थे। सरदार बलदेव सिंह जो थे वो रक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अंतरिम जो मंत्रिमंडल बना था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन से मंत्री बनाए गए थे, तो खाद्य और कृषि मंत्री बनाए गए थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे मंत्री, परिवहन मंत्री थे। बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। CH भाभा जो थे वाणिज्य मंत्री थे, CH भाभा। RK षणमुखम शेट्टी वित्त मंत्री थे। VN गाडगिल संसदीय कार्य, खनन एवं ऊर्जा, ये मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री बनाई गई थी और डॉक्टर श्याम प्रसाद जो थे उद्योग और आपूर्ति विभाग के मंत्री बनाए गए थे। तो इस तरह से आज़ादी के बाद
नए आम चुनाव तक इस मंत्रिमंडल ने जो है देश का शासन जो है सुचारू रूप से चलाया। तो इस तरह से भारत का जो संवैधानिक विकास है उसके स्टेप्स को आप देख सकते हैं। ये 1973 से शुरू होता है। 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और भारत में प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने हेतु अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया ये पहला एक्ट था। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए, प्रशासनिक नियंत्रण के लिए अंग्रेज़ों द्वारा पहला कानून कौन सा बनाया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। इसके बाद 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापक रूप से फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु विलियमसन पिट्स द्वारा लाया गया एक्ट। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके प्रशासन में बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ था। इसके कंपनी के जो कर्मचारी थे वो सीधे रिश्वत लेते थे और ये बात जो है आम हो गई थी। भ्रष्टाचार व्यापक रूप से व्याप्त था। तो इसको भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए विलियम पिट्स ने जो है इसको लाया था, इस एक्ट को। इसके बाद जो है देखिए 1793 में चार्टर एक्ट लाया गया। चार्टर एक्ट जो है वो ब्रिटिश शासन का राजपत्र को ही चार्टर कहा जाता है। तो ब्रिटिश शासन ने जो राजपत्र लाया, एक तरह का कानून लाया, तो वो 1793 और 1813 में लाया। और इसमें क्या प्रावधान किए गए, रेगुलेटिंग एक्ट के 20 वर्ष पूर्ण होने पर अगले 20 वर्षों में चार्टर एक्ट लाने का प्रावधान किया गया। देखिए, अंग्रेज जो भी कानून बनाते थे वो 20-20 वर्षों के लिए बनाते थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट जब 20 वर्ष पूरा हो गया तो 1793 में फिर चार्टर एक्ट लाया गया और फिर चार्टर एक्ट जो है 20 वर्ष पूरे हो गए 1793 के, तो 1813 में लाया गया। 1833 में फिर 20 वर्ष पूरे हो गए, 13 और 20 33, तो 1833 में लाया गया। 20 वर्षों के अंतराल में क्रमशः तीसरा चौथा चार्टर एक्ट, चौथा चार्टर एक्ट जो था वो कंपनी का अंतिम चार्टर एक्ट था। तो ये भी आपको जानना चाहिए कि 1853 में जो चार्टर एक्ट लाया गया था वो कंपनी का अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके बाद ब्रिटेन का जो क्राउन था उसने कंपनी को हटा करके स्वयं यहाँ का सत्ता को है ना ये अडॉप्ट कर लिया था। मतलब भारत की जो सत्ता थी वो क्राउन में निहित हो गई थी, ब्रिटिश क्राउन में। ब्रिटिश महारानी यहाँ की साम्राज्ञी घोषित हो चुकी थी, महारानी घोषित हो चुकी थी, तो इसलिए कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। तो कंपनी का जो अंतिम चार्टर एक्ट था वो 1853 का था। भारत सरकार अधिनियम 1858। क्राउन भारतीय जो राज्य थे यहाँ पर जब ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हो गया तो 1858 में भारत सरकार अधिनियम लाया गया। 1858 में भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर ब्रिटेन की महारानी को देने के पश्चात लाया गया ये पहला एक्ट था, जैसा कि हम पहले भी बता चुके थे। भारत परिषद अधिनियम 1861 एवं 1892। देखिए 20-20 वर्षों पर जो है ये तो यहाँ पर 30 वर्षों के बाद लाया गया था, 61 के बाद 92। भारतीयों को नियंत्रित करने एवं उनकी मांगों को पूरी करने हेतु लाए गए एक्ट थे ये। भारत परिषद अधिनियम जो 1861-92 थे, तो यहाँ के जो भारतीय थे वो ब्रिटिश शासन में काफ़ी अपने को ठगा हुआ महसूस करते थे, अपने को गुलाम महसूस करते थे, है ना, परतंत्र महसूस करते थे और वे उसका प्रतिरोध करते थे, है ना, और अपने हितों के लिए बहुत से डिमांड करते थे, मांग करते थे। तो उनकी मांगों को पूरा करने के लिए ये सब एक्ट लाए गए थे, भारत परिषद अधिनियम। फिर 1909 में, 1919 में और 1935 में एक्ट लाए गए थे, भारत सरकार अधिनियम। आंशिक रूप से उत्तरदायी द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी।
देखिए, इन अधिनियमों में जो है ना, डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत हुई थी, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि भी होते थे और ब्रिटिश क्राउन के मनोनीत सदस्य भी होते थे, और दोनों मिलकर के शासन को संभालते थे। तो इस तरह से देखिए, संवैधानिक विकास जो है, इसको इस फ्लो चार्ट में समझाया गया है कि किस तरह से 1773 से शुरू हुआ और ये 1935 में समाप्त हुआ। इसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1950 में हमारा अपना संविधान बना, और इस संविधान के बनने के बाद हमारा, है ना, अपना संविधान हुआ, अपना शासन हुआ। तो हमारा जो संविधान है, ये इन सभी एक्टों से प्रभावित है। इन एक्टों में जो प्रावधान थे, बहुत से प्रावधानों को तो हूबहू ले लिया गया है, कुछ को संशोधित करके, परिवर्धित करके, है ना, मॉडरेट करके लिया गया है। तो इस तरह से हमारे भारतीय संविधान को समझने में इन एक्टों के प्रावधान काफ़ी सहायक हैं और परीक्षा के दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कल से हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के मुख्य प्रावधान, भारतीय संविधान की विशेषता, भारतीय संविधान में क्या क्या बातें की गई हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ये सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, जो परीक्षा के दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ही रुचिकर होने वाले हैं। तो चलिए, आज का एपिसोड यहीं तक। यदि हमारा एपिसोड ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, अपने मित्रों के बीच इसको शेयर करें, और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यथाशीघ्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक यथाशीघ्र पहुंच सके। चलिए, मिलते हैं कल के एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।